स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। एक दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी किसी शादी की नहीं, एक टोटके का पहला पैगाम थी। संगीत की वो रात जिसमें ढोलक बजती रही, लेकिन एक लड़की सबके बीच बेहोश हो गई। वो मेहंदी का डिजाइन जिसमें एक दुल्हन, एक बच्ची और एक जवान मर्द की आत्माएं छुपी थी, और एक पेंटिंग जिसमें लिखा था विदाई से पहले के आखिरी पल। पर किसी ने बताया नहीं कि उस पल के बाद सांची की जिंदगी बदलने वाली थी। पर सवाल यह था कि वो मेहंदी सिर्फ एक श्रृंगार था या एक मंत्र जिसमें किसी की मौत की कहानी छिपी थी। क्या राघव जिससे शादी होने वाली थी, उसने ही उसे शापित करवाया था? तीन आत्माएं एक साथ एक ही लड़की के अंदर कैसे घुस गई थी? क्या ये सब एक रियासती बदला था या किसी अधूरे विवाह की बलि? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूजा के बाद सारी आत्माएं चली गईं, तो सांची के अंदर कौन रह गया? ये कहानी जिसमें हर रस्म एक रीत नहीं, एक रिचुअल था, जहां शादी के कार्ड के अंदर डोली के साथ अंतिम संस्कार लिखा गया था, जहां एक दुल्हन की मुस्कान के पीछे तीन चीखें छुपी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी सांची की है। आज उसकी उम्र 36 साल हो गई है। लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंडिपेंडेंट और कंपोज्ड पर्सनालिटी की है। पर कोई ये नहीं जानता कि उसके हंसी के पीछे एक पुरानी चीख छुपी है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप शो पर नए हैं तो स्पॉटिफाई पे शो को रेट जरूर करें, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है सांची। मैं एक वर्किंग वुमेन हूं। जो कुछ मेरे साथ 12 साल पहले हुआ, उसके बाद से अब मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेती हूं। काश उस वक्त भी मैंने वो डिसीजन खुद लिया होता। मैंने किसी के सहारे पे कभी जीना नहीं सीखा, पर एक वक्त था जब मुझे लगा शायद अब वक्त आ गया है किसी के साथ अपना जीवन बांटने का। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिस रिश्ते को मैं अपनी लाइफ की खुशी समझ रही थी, उसके साथ एक पुराना श्राप भी जुड़ा हुआ था, और उस श्राप की परछाई मेरे साथ उस दिन से चिपक गई जिस दिन मुझे चौहान फैमिली का रिश्ता मिला था। मैं सिर्फ 24 साल की थी तब। उस वक्त मुझे सपने भी सच जैसे लगते थे, और सच भी किसी सपने की तरह। उस दिन मम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि एक राजा जैसा रिश्ता आया है सांची, जमींदार परिवार से। सब लोग राजी हैं। और फिर जब मैंने राघव को देखा तो लगा जैसे किसी पुरानी हिंदी फिल्म का हीरो है। टॉल, ग्रेसफुल और बहुत ही ज्यादा सुंदर। राघव ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी, इंग्लिश में फ्लुएंट, और उसके गांव में लोग उसे खानदानी बेटा कहते थे। मेरे घर में उस रिश्ते के आते ही शादी की तैयारियों का सुनामी आ गया। दादी ने अपने संदूक से 40 साल पुरानी शादी की साड़ियां निकाल दी। पापा ने ज्वेलरी के लिए लॉकर खुलवा दिया। मम्मी हर रात शादी के गीत गा के सो जाती थी, और मैं बस खुद को हर रोज एक दुल्हन के रूप में इमेजिन करती थी। शादी की डेट फिक्स हो गई। वेडिंग कार्ड इतने रॉयल थे कि देखकर मेहमान भी बोल पड़े, ये तो किसी रियासत का इनविटेशन लगता है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म की थीम्स डिसाइड हो चुकी थी। हर रात घर में ढोलक बजती और मेहंदी की खुशबू घर के हर कोने में समा गई थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, घर भी एक जश्न में बदलता जा रहा था। एक हवेली जैसा सज चुका था हमारा पुराना मकान। देखते ही देखते लोगों का एटीट्यूड भी बदल गया। अब मैं सांची बिटिया नहीं, जमींदार घर की होने वाली बहू कहलाने लगी थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस पूरे शोर शराबे के बीच मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो एक सटल इंट्यूशन था जो शायद
हर लड़की को महसूस होता है जब कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं बार बार अपने आप से पूछती थी कि सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही ठीक चल रहा है। शायद यही सोच मेरे मन के किसी कोने में अटक चुकी थी। वो मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रही थी, और वो बेचैनी शायद एक वार्निंग थी, एक अनदेखी चेतावनी जिसे मैंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि जब जिंदगी एक सपने जैसी लगने लगे तब तुम उस सपने के सच होने का डर कभी एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि जिस रिश्ते को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नसीब समझ रही थी, वही रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। और आज 12 साल बाद भी जब मैं इस हादसे को याद करती हूं तो मेरे पूरे शरीर में मुझे वो सब वापस महसूस होने लगता है। आंखों के सामने वो मेहंदी के डिजाइन घूमने लगते हैं और दिल के अंदर एक आवाज गूंजती है कि वो दुल्हन अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हो तो कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। शादी में अब बस 5 दिन बचे थे। मुझे आज भी याद है उस दिन वेडनेसडे था। मेहंदी की खुशबू उस दिन कुछ अलग ही थी। वो आम दिनों जैसी खुशबू नहीं थी, जैसे उसमें कुछ और भी घोल दिया था, कुछ पुराना, कुछ अजीब सा। घर के अंदर रस्में चल रही थी। ड्राइंग रूम से लेके चौक तक सारी औरतें गीत गा रही थी, हाथों में कोन्स वाली मेहंदी पकड़ के एक दूसरे को डिजाइन दिखा रही थी। मैं भी उन्हीं के बीच बैठी थी। मेरी सहेलियां ढोलक बजा रही थी, गाने गा रही थी। वो सुहानी शाम थी। सनसेट की ऑरेंज लाइट हवेली के झरोकों से अंदर आ रही थी। उस पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा भी छुपा हुआ था जो सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। मैं मेहंदी आर्टिस्ट के सामने बैठी थी और वो मेरे हाथों पे डिजाइन बना रही थी। पहले पिकॉक, फिर लोटस और फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स जो मैंने पहले कभी देखे नहीं थे। वो डिजाइन जैसे जाने पहचाने लग रहे थे, पर याद नहीं आ रहा था कि कहां देखे हैं मैंने। उसी बीच एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे हाथ पे हल्का सा टैप किया हो। एकदम से जैसे किसी ठंडी उंगली ने मेरी कलाई छुई हो। मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। सामने सिर्फ एक खाली कॉरिडोर था, पुरानी दीवार, एक पुरानी पेंटिंग जिसपे एक राजपूती दुल्हन डोली में बैठी थी और उसके नीचे लिखा था, विदाई से पहले के आखिरी पल। ये वही लाइन है जो आपने हुक में सुनी थी। उस पेंटिंग की आंखों ने मुझे एक पल के लिए घूर के देखा, या शायद मुझे ऐसा लगा। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मेहंदी आर्टिस्ट ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि सब ठीक है ना दीदी। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे उस मेहंदी की हर लाइन मुझे किसी और की कहानी सुना रही थी। और मुझे लगा कि ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, कुछ और भी होने वाला है। जैसे जैसे मेहंदी सूखती जा रही थी, मेरी बॉडी में एक अजीब सी गर्मी और ठंडक एक साथ मुझे फील होने लगी। हाथों पे मेहंदी गहरी हो रही थी, उसके साथ साथ मेरे अंदर कुछ और भी गहरा हो रहा था, जैसे कोई अनजान सा दर्द मेरे नर्व्स के रास्ते मेरे दिल तक पहुंच रहा हो, बिना किसी वजह के। शुरू में लगा शायद थोड़ी वीकनेस है, फंक्शंस की थकान हो रही है, पर फिर एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। कहीं बैठ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एनर्जी कभी आ रही है और कभी जा रही है। मैंने 2 बार पानी पिया, पर हर बार पानी पीने के बाद मेरे हाथों की उंगलियां अपने आप हिलने लगती, अनकंट्रोलेबली, बिना किसी वजह के। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला लगने लगा। फिर अचानक एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरी कमर के नीचे से जान निकल रही है। सर घूमने लगा और मैंने एक ठंडी आहट अपनी गर्दन के पीछे महसूस की, जैसे किसी की उंगलियों ने मेरे गले पे हल्का सा हाथ फेरा हो। वो 1 सेकंड का था, पर उस टच ने मुझे कुछ और ही महसूस करवा दिया था। हवेली के बीचों बीच एक शादी की रस्म चल रही थी, ढोल बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, और बीच में मैं थी। मेरे हाथों की मेहंदी के साथ मेरे चेहरे की रंगत उतरती जा रही थी। लोगों के बीच बैठी मैं एकदम से उठकर छत की तरफ जाने लगी।
माँ ने रोका, बैठने को बोला और बस 2 मिनट बाद मेरी आंखें पलट गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। घर में एक ही पल में शादी का माहौल टेंशन में बदल गया। डॉक्टर तुरंत बुलाया गया। वो आए, मेरी आंखें टॉर्च से चेक की, पल्स ली और बस एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, बस इसको लो शुगर हुआ है, वीकनेस हो गई है, पैनिक मत कीजिए, थोड़ा ग्लूकोज दीजिए और इसको आराम करने दीजिए। पर मुझे लग रहा था जैसे डॉक्टर किसी और को देख रहा हो, जैसे वो मुझे कह रहा था कि ठीक हो जाओगी। वो मैं थी ही नहीं। मैं वहां लेटी थी लेकिन मेरी बॉडी में मैं नहीं थी। उस दिन रात को जब सब सो गए तो मैं अपने बेड पे लेटी थी, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद हिल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कुछ और बन रही हूं, जैसे मेरे अंदर किसी और की सांस घुल रही है, कोई और मेरी बॉडी को अंदर से छू रहा था। और सबसे अजीब बात, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून फील हो रहा था, जैसे वो चीज मुझे यहां नहीं कहीं और ले जा रही थी। उसी रात जब सब मेहमान सो गए और घर के एक कोने में दिया अब भी धीरे धीरे जल रहा था, मैं अपने कमरे में अकेली लेटी थी। पूरे दिन की थकान थी पर आंखों में नींद नहीं थी। और जब नींद आई तो मुझे एक सपना आया। मैं आज भी सोचती हूं वो सपना था या फिर हकीकत। सपने में मैं एक मंडप में खड़ी थी, सामने डोली थी और उसके पास एक दुल्हन, पर उस दुल्हन का चेहरा एक दुपट्टे से ढका हुआ था। पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उसने अपना दुपट्टा उठाया और उसका गला कटा हुआ। वो बिना सर के वहां खड़ी थी, जैसे किसी ने एक ही बार में पूरी गर्दन काट दी हो। और सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग बात यह थी कि उसके हाथों में वही मेहंदी का डिजाइन था जो मेरे हाथों में था। वही लोटस, वही पिकॉक और वही शेडिंग, एक एक लाइन एग्जैक्ट सेम। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने किए और फिर धीरे से मेरे दोनों हाथों पे हाथ रख दिए। वहीं पर मुझे आवाज सुनाई दी कि अब तेरा नंबर है सांची। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ आ गया है, जैसे किसी ने मुझे अंदर से छू लिया है, जैसे किसी ने मेरी रूह को कैद कर लिया है। मैं चीख कर उठी, मेरी सांस फूली हुई थी, पसीने में भीग चुकी थी और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मेरी बॉडी से एक अजीब सी हीट निकल रही थी। लेकिन लेटने से पहले मैंने वो दरवाजा खुद बंद किया था और वहीं साइड में खिड़की के शीशे पे एक हाथ छपा हुआ था। वो कोई ऐसा वैसा हाथ नहीं था, उस हाथ पे मेहंदी के छापे थे। लेकिन असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब सुबह हुई। मैं मिरर के सामने बैठी थी, पर बस बैठी नहीं, उसको घूर रही थी, अपने ही रिफ्लेक्शन से जैसे मिलने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे वहां कोई और दिख रहा था। कई बार मुझे लगता कि मेरे रिफ्लेक्शन के लिप्स हिल रहे हैं, पर मैं चुप थी। फिर दिन चढ़ते चढ़ते मेरी हरकतें बदलने लगी, मेरे मुंह से अजीब अजीब सी बातें निकलने लगी थी। वो लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी। एक बार तो मैंने मां से कहा कि रजवाड़े की मर्यादा तोड़ दी गई है, अब विवाह नहीं वरदान चाहिए। मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उन्हें समझ नहीं आया कि ये मैं क्या कह रही हूं। फिर अचानक मैं नॉर्मल बात करते करते चिल्लाने लगी, बिना वजह, बिना कोई रीजन के, और फिर खुद से बातें करती रही, जैसे कोई अंदर ही अंदर मुझसे बात कर रहा था। लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट वो था जब उस दिन शाम के टाइम मुझे मिरर के सामने खड़े देखकर मेरी छोटी कजन बहुत जोर से रो पड़ी। उसने कहा कि मम्मी, सांची दीदी के पीछे एक दुल्हन खड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था। और उस दिन के बाद घर के सारे मिरर ढक दिए गए। 2 दिन बाद संगीत की रात थी, घर मेहमानों से भरा हुआ था। ड्राइंग रूम से लेके चौक तक लोग हंसते हुए मिठाइयां खा रहे थे। रात का वक्त था और नाच गाना चल रहा था, ढोलक बज रही थी और एक आंटी हारमोनियम पे पुराने वेडिंग सॉन्ग गा रही थी। मैं एक कॉर्नर में बैठी थी सहेलियों के साथ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, या यूं कहें कि बस लोगों के लिए वो नॉर्मल था, पर मेरे अंदर कुछ और ही पल रहा था। मेरे कान के पास एक आवाज गूंज रही थी,
जैसे कोई घुंघरू हिल रहे हो, लेकिन वो ढोलक की बीट से मैच नहीं कर रही थी। वो अपना एक अलग ही रिदम थी और वो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। अचानक बिना किसी वजह के मैं उठकर सबके बीच में चली गई। किसी ने मुझे बुलाया नहीं था, कोई गाना नहीं चल रहा था और फिर बिना किसी गाने के मैं वहां बीचों बीच नाचने लगी। पर यह कोई शादी का बॉलीवुड डांस नहीं था, वो एक पुराना क्लासिकल कथक जैसा डांस था। मैं वहां एबनॉर्मल तरीके से डांस कर रही थी और मेरे हाथों की मूवमेंट्स बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी ने मुझे ट्रेन किया हो, लेकिन वो ट्रेनिंग मेरे पास कभी थी ही नहीं। मुझे कथक डांस करना आता ही नहीं था। मुझे याद है उन लोगों के चेहरे जो वहां पे खड़े मुझे देख रहे थे। वो शौक के चेहरे मुझे चारों तरफ से घूर रहे थे। मेरी आंखों का काजल पूरी तरह फैल चुका था। आंखें इतनी छोटी हो चुकी थी कि जैसे कोई मेरी ही आंखों से मुझे अंदर ही अंदर घूर रहा था। मेरे बाल खुले थे और डांस के बीच वो बाल बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते, पर मैं उसे हटाती नहीं। मेरी बॉडी उस वक्त मेरी नहीं थी। मैं लिटरली खुद नहीं नाच रही थी, बल्कि उस वक्त मुझे कोई नचा रहा था, जैसे किसी ने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरे होंठ मुस्कुराते हुए। वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। और फिर मेरे मुंह से एक आवाज निकली, मैं वापस आ गई हूं। आखिर में जब ढोलक की बीट रुक गई तो मैं सीधा जमीन पे गिर गई। एक डेड सा साइलेंस छा गया और एक छोटी बच्ची ने थपकी देकर कहा कि मम्मी, सांची दीदी ने वैसा ही डांस किया जैसा पेंटिंग वाली दुल्हन ने। और उस पल सबको एक चीज समझ आ गई, ये कोई पैनिक अटैक नहीं था, ये कुछ और था, ये कोई ऊपर की हवा थी। उस रात के हादसे के बाद सब कुछ एक अनहोनी में बदल गया। जहां पहले शादी के गीत गुनगुनाए जा रहे थे, अब घर में सिर्फ साइलेंस था। जमींदार फैमिली अगले दिन रिश्ते से हाथ पीछे खींच लिया। कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, लेकिन सबको समझ आ गया था कि यह लड़की नॉर्मल नहीं है। पापा चुप हो गए, मम्मी हर वक्त रोती रहती और मैं बस घूर रही थी वहां खड़े हर एक इंसान को। लेकिन मेरी माँ वो हारने वाली नहीं थी। मुझे लेके एक जाने माने तांत्रिक के पास गई, जिसका नाम उन्होंने कभी किसी रिश्तेदार की शादी में सुना था। कहा जाता था कि वो अंदर छुपे हुए प्रेत आत्माओं को बिना पूछे पहचान लेता है। वो तांत्रिक किसी मंदिर या आश्रम में नहीं मिलता था, वो मिलता था एक शमशान घाट के पास। हम वहां शाम के वक्त पहुंचे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं लिटरली घिसते हुए अंदर गई थी। मेरी आंखें सफेद हो चुकी थी और हाथों की उंगलियां टेढ़ी। ऐसा लग रहा था कि बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। तांत्रिक ने हमें देखा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखता रहा बिना पलके झपकाए। उसके सामने एक दिया जल रहा था जो हवा ना होने के बाद भी बार बार हिल रहा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि अपने दोनों हाथ मेरे सामने रख। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाए, वो सीधा झुक गया और मेरी मेहंदी के डिजाइन को देखने लगा। पहले सिर्फ देखता रहा और फिर उसके होठों पे एक अजीब सी स्माइल आई, जैसे उसने कुछ पहचान लिया था। फिर उसने मेरी माँ की तरफ देखा और बोला कि इस पर 3 प्रेतों का साया है। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकली, न जाने किस जुबान में। तांत्रिक ने कहा कि यह शापित हो चुकी है। कोई तो है जिसने जानबूझकर इस पर वो मेहंदी का चित्र बनवाया। उस चित्र के आकार में एक रक्त की लहर बंधी है, एक दुल्हन जिसका गला उसकी डोली उठने से पहले ही काटा गया था। तब से वो आत्मा हर उस लड़की के हाथ में घुस जाती है जिसके हाथ पर वही रेखा होती है। पर इस बार सिर्फ एक नहीं, इस पर किसी ने 3 आत्माएं छोड़ी हैं। एक दुल्हन, एक छोटी लड़की और एक जवान पुरुष। तीनों का एक दूसरे से कोई पुराना रिश्ता है। मुझे ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जैसे किसी ने मेरी आंखों के आगे से पर्दा हटाया हो और पूरा किस्सा एक एक करके मेरे सामने खुद ब खुद खुलने लगा। हर वो पल, हर वो जेस्चर, हर वो नजर, सब कुछ दोबारा दिमाग में रिवाइंड होने लगा और अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ना ही कोई सिंपल बुरा सपना जो मेहंदी सूखने के बाद दिमाग में घूम रहा था। ये एक ठीक ठाक पूरी तैयारी से बनाई गई साजिश थी।
एक ऐसी साजिश जिसमें मेरी जान, मेरी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक जरिया बनाया गया था। एक ऐसी कहानी का अधूरा चैप्टर जिसे लिखा किसी और ने था, लेकिन उसका अंजाम मुझे लिखना था, अपनी मौत से, अपनी आत्मा से। शायद वो लड़का राघव जिसे मेरी शादी होने वाली थी, या उसके परिवार का कोई और जिसने कुछ तो पुराना बदला लेने के लिए मुझे चुना था। क्या मैं किसी और के सपने के रास्ते में आ गई थी? क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया था और बदला लेने का यह रास्ता चुना? मुझे अब लगने लगा था वो मेहंदी का डिजाइन सिर्फ एक खूबसूरत कलाकृति नहीं थी, बल्कि एक शापित मंत्र था जिसमें एक दुल्हन की आत्मा सदियों से कैद थी। और जैसे ही मेरे हाथों में वो पैटर्न दोबारा बनाया गया, मैं उसकी वारिस बन गई। उस शापित डिजाइन में कुछ था, जैसे हर रेखा किसी राज का सिग्नल हो। मेहंदी की हर लेयर में एक कहानी छुपी थी। जब तक डिजाइन अधूरा था, सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो पूरा हुआ, कुछ तो मेरी स्किन के अंदर से हिलने लगा। कुछ अंदर घुस गया, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो और अंदर से 3 चिल्लाते चेहरे बाहर आए हैं। मुझे अब समझ आ गया था कि मैं कोई दुल्हन नहीं, मैं एक जिंदा हवन कुंड बन चुकी थी। एक हवेली जिसमें कोई दिया नहीं जला, एक शब्द जहां शुभ विवाह नहीं, शापित यात्रा लिखा गया हो। मुझ में 3 आत्माएं घुस चुकी थी, एक दुल्हन, एक छोटी लड़की और एक वो जवान मर्द। ये कोई ऐसा कर्ज नहीं था जो किसी भूल से छोड़ा गया हो। ये सोची समझी साजिश थी। हर चीज जुड़ने लगी। उस डिजाइन का बनाए जाना, ढोलक के बीच मेरी बेहोशी, सपने में गला कटा हुआ चेहरा और फिर शादी का टूट जाना, सब कुछ एक सीक्वेंस था, एक रिचुअल, एक ऐसा पुराना बदला जो मेरे हाथों से पूरा करवाया गया। क्या मैं उस लड़की की जगह ले रही थी जो कभी राघव की दुल्हन बनने वाली थी? क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन उसके परिवार के लोग जानते थे? क्या उन्होंने मुझे उस जगह बैठाकर उसकी आत्मा को शांति देने का ड्रामा किया था, या उसके जख्म को मेरे अंदर फिर से जिंदा कर दिया था? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तांत्रिक ने जो उपाय हमें बताया था, पूजा के लिए घर के अंदर एक अलग कमरा बनाया गया, जहां धूप कपूर और मिट्टी के घड़े रखकर एक चौकी बनाई गई। दिए चारों तरफ जल रहे थे और उनकी लौ कभी तेज कभी हल्की हो रही थी, जैसे कोई वहां बैठ के सांस ले रहा था। तांत्रिक ने कहा कि यह क्रिया लगातार 3 दिन तक चलेगी, और तब से शुरू हुई मेरी जिंदगी की वो भयानक, सबसे कठिन रातें। पहली रात जब मंत्र जाप शुरू हुआ, मैं एकदम शांत थी, पर जैसे जैसे जाप तेज हुआ, मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे गले से एक गुर्राहट निकली और फिर मैंने आंखें खोली। वो मैं नहीं थी। मेरे होंठ हिल रहे थे, लेकिन जो मैं बोल रही थी वो एक 16 साल की दुल्हन की आवाज थी। मैं तो तैयार थी, मैंने तो जोड़ा भी पहना था, पर उन्होंने मेरी डोली को लहू से रंग दिया। मेरी बॉडी सदमे में चली गई। मैं जमीन पर सर के बल गिरी और तांत्रिक ने जल्दी से हल्दी का लेप लगाकर मुझे कंट्रोल किया। पहली आत्मा शापित दुल्हन पूरी शक्ति से मुझे जकड़ रही थी, लेकिन तांत्रिक के मंत्र जाप और अग्नि के हवन के बीच एक गहरी चीख के साथ उसकी एनर्जी मेरे हाथों से बाहर निकल गई। फिर दूसरी रात शांति थी, पर थोड़ी देर बाद मैं बच्चों की आवाज निकालने लगी। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। मैंने अपने बालों को खींचना शुरू किया, दांत से अपने दुपट्टे को फाड़ दिया। मां तुरंत समझ गई ये एक बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची की आंखों में सिर्फ मासूमियत नहीं थी, उसके अंदर एक भयानक तन्हाई थी। तांत्रिक ने मुझे एक छोटी घंटी दी बजाने के लिए और बोला, उसकी आत्मा आवाजों में बंद है, इसे आवाज दो। और जब घंटी बजी तो मैंने एक लास्ट बार कहा कि मम्मी मुझे वापस ले चलो, और वो चली गई। धूप की खुशबू के साथ एक हल्की सी ठंडक, और फिर वो आखिरी तीसरी रात, सबसे भयानक रात थी। मैंने तांत्रिक को सीधा आंखों में देखा और कहा कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं इसके अंदर हमेशा रहूंगा। ये कोई और नहीं,
उस जवान मर्द की आत्मा थी। मेरे एक्सप्रेशंस और मेरे चलने का तरीका बदल चुका था। मैं एक आदमी की तरह बात करने लगी थी। मेरे कदम भारी हो चुके थे, आंखें तीखी। मैं तांत्रिक के सामने खड़ी हो गई बिना डरे, और फिर उस तांत्रिक ने बोला कि पीछे हट जा, तूने अपने बदले के लिए गलत शरीर को चुना है। पर वो आत्मा हंसने लगी और बोली कि यह लड़की अब मेरी है। उस रात मेरे मुंह से खून निकलने लगा, मेरे हाथों के नाखून लाल पड़ गए और तांत्रिक ने एक लाल धागा मेरे चारों तरफ घुमाकर मंत्र जाप करने लगा। अचानक मेरी बॉडी हवा में उठी। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया और फिर एकदम से शांति। तीनों आत्माएं जा चुकी थी, पर मैं अंदर से टूट चुकी थी। इस पूजा की कीमत क्या थी? मैं 3 दिन तक सिर्फ जिंदा थी, लेकिन जीवित नहीं। मेरे अंदर कुछ था जो निकल गया, लेकिन उसके साथ मेरे अपने टुकड़े भी चले गए। शादी तो पहले ही टूट चुकी थी, पर मैं अब अंदर से भी बिखर चुकी थी। आंखों में नींद तो होती थी, पर नींद आती नहीं थी। लोग मिलते थे, पर मैं किसी को देख नहीं पाती थी। पूजा खत्म हो गई थी, आत्माएं मेरी बॉडी से निकल चुकी थी। तांत्रिक ने कहा कि अब यह शापित नहीं है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं, वो श्राप मेरे शरीर से तो चला गया था, लेकिन मेरी लाइफ से कभी नहीं गया। अगली सुबह जब घर के लोगों ने मुझे देखा तो मैं जिंदा थी, पर मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो एक होने वाली दुल्हन में होती है। मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक सन्नाटा था। शादी तो पूजा से पहले ही टूट चुकी थी। चौहान हवेली के लोगों ने बिना कुछ कहे इनविटेशन कार्ड जला दिए। वो लोग तो चले गए थे, लेकिन मेरी कहानी छोड़ गए। अगले 5 साल हर बार जब कोई रिश्ता आता तो लोग एक ही बात पूछते, आप वही सांची हो ना जिसके हाथों में वो मेहंदी थी? उनके लिए ये सिर्फ एक क्यूरोसिटी थी, पर मेरे लिए ये एक चुभती हुई याद थी, एक दर्द भरी याद। लोग मुझे नजर से नाप लेते, कोई आंखों में डाउट लेकर देखता तो किसी के होठों पे सिंपैथी होती, पर वो सिंपैथी भी झूठी लगती थी। माँ रोज कहती कि बेटा अब तो सब ठीक है, शादी कर ले, पर मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं अब कभी शादी नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, मैं उस दूल्हे का चेहरा नहीं भूल पाई। राघव, उसकी आंखों में जो ठंडक थी, जो शादी कैंसिल करते वक्त उसने मुझे एक बार पलट के नहीं देखा, उसकी आंखों का वो गहरापन मैं आज तक नहीं भूल पाई। वो कुछ तो जानता था। मुझे आज भी लगता है कि शायद उसने ही मुझे शापित करवाया था, या शायद वो किसी और से शादी करना चाहता था। शादी कैंसिल होने का रीजन दुनिया के लिए मान था, प्रेस्टीज था, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक शब्द नहीं, एक प्लान्ड रिवेंज था जो मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 12 साल बीत चुके हैं। सांची की जिंदगी ने कई मोड़ लिए, कई लोग आए और कई लोग गए, लेकिन जब भी सांची शांत बैठती है और एक पल के लिए अपने हाथों को देखती है तो उसे महसूस होता है कि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। हाथों का रंग तो कब का चला गया, लेकिन उसकी मेहंदी का डिजाइन जो उस दिन बनाया गया था वो आज भी उसके दिमाग के कैनवास पर ताजा है, गहरा है और जिंदा भी है। लोग कहते हैं टाइम्स हील्स एवरीथिंग, पर सांची जानती है कुछ दाग सिर्फ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कुछ राज इतने अंदर तक घुस जाते हैं कि उन्हें सिर्फ याद नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कहानी है, एक और सुपरनैचुरल इंसिडेंट जिसे कई लोग चाय पीते वक्त डिस्कस करेंगे या किसी मेहंदी की रात पर हवा में उड़ने वाली कहानी कहकर टाल देंगे। सांची के लिए यह एक जीती जागती सच्चाई है, एक ऐसा शापित हिस्सा जिसका रंग कभी उतरता नहीं और जिसका दर्द कभी मिटता नहीं। उसके हाथों से मेहंदी तो चली गई, लेकिन जिंदगी भर का एक राज, एक बदला और एक झिलमिलाता पैटर्न उसके अंदर ही रह गया। आज भी अगर कोई उससे पूछता है आप वही सांची है ना, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा होता है जहां अब भी वो
तीन आत्माएं, दुल्हन, बच्ची और वो जवान मर्द कहीं ना कहीं महसूस होते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो उसे आप मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे थे तो शो को रेट जरूर करना, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते एक और नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना, कहीं रात को वो दुल्हन आपके सपने में ना आ जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करनेक।